और हमारे नेजी के बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकल रहा होता है। इससे मॉडस हंसते हुए कहता है, एक ग्रुप हमला, इतना दिलचस्प शख्स है, अच्छे से मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मॉडस काफी ज्यादा जख्मी होता है और खांसते हुए कहता है, मुझे मार डालो, क्योंकि चार्ली टॉफो से हरा चुका होता है। मॉडस कहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो या तुम कहाँ से आए हो, इससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुम्हें कुचल नहीं सकता तो मुझे इस जिंदगी को छोड़ने का अफसोस नहीं होगा। चार्ली कहता है, सिंपल और प्योर, कि अपनी ताकत को साबित करना है तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मकसद है। तुमने मेरी नजर में अपनी इज्जत को हासिल कर लिया है मॉडस, मैं तुम्हारे इस मकसद को मॉर्फे के रास्ते के साथ जोड़ दूंगा। तो सोचो जरा, इस दुनिया में कैसा होगा जहाँ जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पतली सी रेखा हो। टाटारस शायद उसी धरती का वंश है जो वॉरियर की खून और मांस से बनी है, और उसने एक बार फिर ताकत की तलाश शुरू कर दी। और जैसे वो लोग उस जगह को बनाते हैं, वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगते हैं, और वो शायद किसी तरह से पोर्टल या गेट को बना लेते हैं। और कहता है, टाटारस माचिया इस धरती का वंश है, और जब भी तुम्हारा मन करे मैं तुम्हें अपनी गर्दन पे अपने पंजा रखने का मौका भी दूंगा। और मॉर्फेस हंसने लगता है और कहता है, टांटोरो ये शुरू हो गया है, ये ग्रेट दावत के दरवाजों को खोल दिया जाए। जैसे टांटोरो हंसते हुए जबरदस्त शॉकवेव को फैलाता है, वहाँ की जमीन कांपने लगता है। और हिरानिस कहता, क्या? नेजी कहता, बैटल के लिए तैयार हो जाओ होरन। होरन उसे देखते हुए कहता, चीफ, और आगे बढ़ते हुए जाके नेजी के पीछे खड़ा हो जाता और कहता, मैं होरन हूँ, मैं तुम्हें दिल से माफी मांगता हूँ, मुझ पे अचानक हमला कर दिया गया। नेजी कहता, बस करो, तुम शानदार थे। होरन कहता, ये तो अचानक मिला तारीफ है चीफ। खैर चीफ, जो जमीन में कंपन हो रहा है कुछ तो अजीब सा लग रहा है। नेजी कहता, ये वहाँ है, इस अरीना के किनारे पर। नेजी हिरानिस कहता, वहाँ पर। हम अरीना के बाहर काफी सारे आंखों को देखते हैं। नेजी कहता, एक छोटी स्पाइडर, और ये अर्थ क्यूब उनके हलचल की वजह से है, जो मैदान के चारों ओर खड़े थे। इतनी बड़ी संख्या में ये सब कहाँ से आ रहे हैं? और अपने ऊपर देखते हुए कहता, मैं इसे देखता हूँ, उन्होंने इस जगह को चारों तरफ से गुम्बद के आकार में भर दिया है, जिसे भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। मुझे नहीं पता कि वो क्या करने की प्लान बना रहे हैं, लेकिन हॉरन सभी तरफ से सावधान रहो, कुछ आ रहा है। नेजी अपने पीछे देखता है तो एक इन्ह्यूमन अपने हाथ को उठाने लगता है, आते उसके साथ कुछ और इन्ह्यूमन भी। ये देख के हॉरन भी हैरान होता है, और ये टेरेंटो होता है। नेजी कहता, तो ये बात है, ये कोर मास्टर का रूप ले रहा है। दूसरे इन्ह्यूमन का मुंह फूलने लगता है, उसमें से काफी छोटे छोटे इन्ह्यूमन निकलते हैं, जो जबरदस्त सोनिक वेव निकलते हैं, जिससे हॉरन काफी ज्यादा दिक्कत में लग रहा होता है और अपने कानों को बंद कर लेता है। दर्द के मारे जबरदस्त चीख मारने लगता है। वो इन्ह्यूमन अभी भी चीख रहे होते हैं, इससे हॉरन का हालत और भी खराब होने लगता है, और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगती है। वो भी हैरान से कहता है, मैंने खून को थूका, मेरी बॉडी नॉर्मल हालात में नहीं है, कान बंद करने के बाद भी शोर नहीं रुक रहा। लेकिन वो तीनों इन्ह्यूमन किसी तरह सील से उस आवाज से बच रही होते हैं। मॉडस बता रहा, टारेंटो की साउंड ये एक बहुत ही पावरफुल इल्यूजन है, जो तुल्पा की एबिलिटी से भी कहीं ज्यादा आगे है। वही तुल्पा जो अपने एरिया का जायंट क्रिएचर है, भले ये इल्यूजन थोड़े समय के लिए ही रहे, इस बार इस साउंड के असर में आने के बाद इससे बाहर निकलना कभी भी आसान नहीं होगा। नेजी अभी भी अपने पैरों पे खड़ा होता है, जबकि हॉरन का हालत खराब होने लगता है, वो जमीन पे लोटपोट होने लगता है। और कहता, चीफ नेजी, लेकिन नेजी कहता, इसी तरह नीचे रहो हॉरन। रास्ते में कहता, क्या तुम गा रहे हो? तुम्हारा गाना सुनकर मुझे काफी मजा आ रहा है। इससे वो इन्ह्यूमन हैरानी से उसे देखते हैं। कहता, खुद का बचाव करना, उसके लिए वेट कर। तभी नेजी सामने को और अटैक करता है, जो उस इन्ह्यूमन के पास पहुंच जाता है। हम उस आइलैंड पे एक जबरदस्त अटैक को देखते हैं। एक ही बार में नेजी उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उन सभी की बॉडी आके जमीन पे गिरने लगते हैं। इस अटैक से मॉडस भी खुद को बचाता और कहता है, एक जबरदस्त हमला, सिर्फ एक ही झटके में टांटोरो की धुन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। लेकिन ये चीज आखिर है क्या? क्योंकि ब्लैक मिरर नेजी को कवर करने लगता है, और ब्लैक मिरर नेजी के आधे बॉडी पे आ जाता है। मॉडस कहता है, मेरा पूरा बॉडी सन होकर कांप रहा है। लॉर्ड चार्ली टॉफो से मिलने के बाद ये पहली बार है जब मैंने इतनी जबरदस्त ऑरा का एहसास किया है। ये लेवल यहाँ पे आने वाली सभी घुसपैठियों से बिल्कुल अलग है। अपनी दूसरी ओर देखते हुए कहता, टारेंटो, क्योंकि वो जान से मारा जा चुका है। मॉडस कहता, क्या बाकी सभी सेफ है? दो न्यूमन कहता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरेंडल, क्या तुम जिंदा हो? यूरेंडल वहाँ पे इनविंसिबल होता है और कहता, लॉर्ड मॉरिस मैं ठीक हूँ। मॉरिस कहता, अच्छा है, पूरी तरह से छुपे रहो और अचानक हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहो। तुम सभी अपने सामने खड़े सुपर ह्यूमन को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो, जिससे वो तीनों इन्ह्यूमन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हॉरन अपने आप को संभालते हुए खड़ा होने लगता है। मास्टर नेजी, मेरे बॉडी ने ऐसा नहीं किया है, फिर भी फ्लेम की लपटे से घिर गया। मैं अभी तक क्राइसिस के पीक तक नहीं पहुंचा हूँ, वो लिमिट जो विस्फोट टॉप की शुरुआत को ट्रिगर करती है। नेजी, मास्टर नेजी के आने की कोई जरूरत नहीं थी। मास्टर नेजी, मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। फिर से हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें नेजी कहता, ठीक है, बाहर से देखने पर मैं एक बेकाबू पागल की तरह लग सकता था, लेकिन उस समय की यादें अभी भी धुंधली सी है। सीट के खिलाफ मेरी बैटल में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी दूसरे बॉडी में फंसा हुआ हूँ। मुझे उस समय सिर्फ वही चीजें साफ याद है जो मैंने सिर्फ अपनी आंखों से देखी थी। ब्लैक मिरर कहता, मुझे भी ये घटना धुंधली सी याद है। वो ऐसा था जैसे कोई ऐसा एंटिटी बन गया जो ना तो मैं था और ना ही तुम। वो ब्लैक होल सच में एक अलग अस्तित्व है, जिसका अपनी सोच और अपना अस्तित्व है। नेसी कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो पूरे समय क्या बड़बड़ा रहा था। अहंकार से भरी आवाज में लगातार ऐसे शब्द बोल रहा था जो मैंने कहीं और नहीं सुने थे। कभी कभी वो
फाइट के बीच अचानक रुक जाता था, जैसे बहुत ही गहरे ध्यान में चला गया हो। और कभी ऐसा लगता था कि वो किसी बात पर गुस्सा है और बहुत जोर से चीखते हुए विरोध कर रहा है। उसकी आवाज में दर्द भरी चीखें जैसी लगती थी। मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि ब्लैक वॉल मेरे अंदर से निकला है और मेरे गहराई में बसा हुआ है, इसलिए उसका मेरा अस्तित्व और उत्पत्ति के कारण से गहरा संबंध होना चाहिए। हालांकि शायद मैं खुद ही किसी बहुत बड़े इल्यूजन में फंस रहा हूँ। ब्लैक मिरर कहता इल्यूजन, निजी कहता हाँ इल्यूजन, एक अच्छे अतीत के याद में बहुत दूर बीते हुए समय की एक जगह पर। अभी हम देखते एक प्लेनेट की तरफ कुछ आने लगता है, जिससे प्लेनेट पे फोर्स पड़ने लगता है और ये धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगता है। और ये सब नेजी का वो रूप देख रहा था जिससे वो जबरदस्त चीख मारता है। वो घटना क्रम और उसके परिणाम, सोल का जन्म और आखिरकार सच्चाई। अगर हमें इन सब की शुरू कहाँ से हुई है वो ढूंढना हो तो वो ना तुम हो, ना ही ब्लैक मिरर और ना ही मैं, बल्कि मुझे लगता है कि ब्लैक वॉल ही असली शुरुआत है। ब्लैक मिरर सोचते हुए कहता है ये दिलचस्प है, क्या तुम्हारा मतलब है कि आखिर में मैं और तुम ब्लैक वॉल से अलग अलग अस्तित्व है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरा राय बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि हर चीज की असली नींव तुम हो नेजी। ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही शुरू हुआ है। तुम्हें इन इल्यूजन में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समय बीतने के साथ आखिरकार छुपा हुआ एक एक करके सच सामने आ जाएगा। इससे नेजी फूट फूट के हंसते हुए कहता, क्या तुम मुझे उपदेश देने की कोशिश कर रहे हो घटिया पैरासाइट? क्या मुझे तुम्हारे मुंह को बंद कर देना चाहिए? और इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि क्या तुम फाइट के दौरान फिर से ब्लैक वॉल को एक्टिवेट कर सकते हो बिना किसी खतरे के और अपना पूरा मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए? ब्लैक मिरर कहता है ये मामला सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है, मुझे लगता है कि मैं भी इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसे नेजी को कुछ समझ में नहीं आता। ब्लैक मिरर कहता है हमारे पास एक दूसरे के साथ फ्यूजन होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें तब तक कोशिश करनी होगी जब तक हम बेहोशी के हालात में नहीं पहुँच जाते। नेजी हंसते हुए कहता कितना बेवकूफा है, अगर ये इतना आसान होता तो मैं इसके बारे में सोचने की जहमत ही नहीं उठाता। तुम ये बात समझती हो ना, फ्यूजन के दौरान अगर हमारा कंट्रोल छूट गया और ब्लैक विल ने हम पे कब्जा कर लिया तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे आसपास की हर चीज पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और प्रेजेंट में कहता ब्लैक मिरर तुम्हें क्या लगता है? ब्लैक मिरर कहता फ्यूजन यहीं पे खत्म होता है, इससे आगे बढ़ने पे तुम कोमा में चले जाओगे। नेजी कहता ठीक है ये थोड़ा निराशाजनक है, लेकिन अपने आप में इसे एक सफलता माना जा सकता है। अब जिस मकसद को मैं ढूंढ रहा वो है चार्ली टोफो में उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मॉरस भड़कते हुए कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बेवकूफ सुपर ह्यूमन। वहाँ से जबरदस्त शॉक निकलने लगते हैं। हम वहाँ पे बिटकर देखते जो मन में कहता ये क्या था, अब यहाँ से क्या गुजरा? एसेंट किले के इल्यूजन से लेकर फैंटेसी रेंज के शॉर्ट हमले तक यहाँ तो सब कुछ पूरी तरह से गड़बड़ है। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है, मैं लगभग पहुंच ही गया हूँ। और वो आगे को और बढ़ने लगता है, तभी उसे आकाने देख रहा होता है और उस पैरासाइट की नजर भी उस पर पड़ता है और वो अपने दोस्त की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है, जिससे उसका दोस्त आंख खोल के उसे देखता है। कहता ये तो बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। अपने मुंह से ब्लड को ठोकते हुए कहता सावधान रहो बेवकूफ। जिसे विटकर कुछ समझ में नहीं आता तभी अकामे उसके पीछे आ जाता है। जब तक विटकर संभल पाता उससे पहले ही अकामे उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसके चेहरे से ब्लड आने लगता है। वो किसी तरह से खुद को संभालता है और कहता ये कमीना। अकामे हंसते हुए कहता तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मेरे होस्ट को चुराने की कोशिश कर रहे हो, या शायद क्या तुम मेरा नया होस्ट बनना चाहोगे? विटकर मन में कहता वो कमीना पैन के खिलाफ उस भयंकर वॉर के बाद भी अपनी पावर को बरकरार रख पा रहा था। हंसते हुए कहता मेरा पीठ से चिपका हुआ जोक, तुम तो बस मौत के करार पे खड़े एक पैरासाइट हो, फिर तुम में इतनी घमंड क्यों है? वो हंसते लगता अपने मन में कहता फिर भी ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम ठीक हो लियोटा। हम फ्लैशबैक देखते जिसमें वो सभी अपने एग्जाम को टकराते और कहते अभी तक फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? दुल्हन मेरे बॉडी के अंदर रहता और हंसने लगता है। एक शख्स उन दोनों भड़कते हुए कहता तुम्हारी जुबान से एक ऐसी गलती हो गई है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पहले से एक ग्लोबल स्टार बन चुके हो? प्राइड से भरा हुआ जिंदगी ये इतनी आसानी से टूटना नहीं है। रुक जाते हुए कहते डेल मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। वो कहता चुप रहो। जब मिशन वाले दिन का देखते वो लोग जाने लगते और डायरेक्टर कहता रुको विटकर। विटकर कहता क्या जैसे कोई कुत्ता शेल्टर की तलाश में हो। डायरेक्टर कहता मुझे शक है क्या लोटा अभी भी ठीक है? विटकर कहता मुझे नहीं पता, मैंने तुमसे कहा था मुझे किसी भी बात को लेकर यकीन नहीं था। डायरेक्टर भगते हुए कहता कमीने मूंछ वाले, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, उसे हर हाल में बचाओ। ये वाला और वो वाला मुझसे पनाह की भीख मांगते हैं, फिर अपनी मनमानी करते हुए जंगली जानवर से बिहेव करते हैं। हम फिर से फ्लैशबैक थे जब डायरेक्टर इनसे पहली बार मिलता है। क्या तुम्हें लगता है कि सुपर ह्यूमन होना संभव है? इसका मतलब है कि सब कुछ पलक झपकते सुलझ जाएगा। मैंने इस मामले को कभी कम करके नहीं आका। अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं तुम्हारा फेवर कभी नहीं भूलूंगा प्लीज। मैं निचले लेवल से भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पर ऐसे वो तीनों एक हो जाते हैं। पर कहता तुम बेवकूफ, अगर तुम बैटल में मारे गए तो मैं इसे हमारे समझौते का उल्लंघन मानूंगा। और रोते हुए कहता प्लीज मुझसे वादा करो विटकर, बच्चे को बचाना और तुम सभी से वापस लौटना। विटकर कहता चिंता मत करो डेल, मुझ पर भरोसा करो, अगर वो इस बार भी जिंदा रहा तो मैं जिम्मेदारी लूंगा और उसे वापस लाऊंगा। जन्म में देखकर विटकर की बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। काम उसे देख रहा था। विटकर काफी हंस रहा होता है। कहता 3 घोस्ट बहुत ही समय हो गया है। उसमें से एक घोस्ट का नाम वेल होता है जो कहता है विटकर, तो दूसरे का नाम दुल्हन, तो तीसरे का नाम मालिकाई होता है। विटकर कहता है विनाश के
के लिए तैयार हो जाओ कीड़े। मेरे करीबी दोस्त को परेशान करने की कीमत बहुत ही मुश्किल होगा और हंसने लगता है। उस तक एक इन्यूमन काफी स्पीड से आगे बढ़ बढ़ता है। देखते हुए तो बहुत ही ज्यादा सतर्क है, ये चारों ओर से दबाव है। ब्लैक मिरर कहता है नेजी, जब फाइट तेज होती है तो हमारा फ्यूजन अपने आप ही बढ़ने लगता है। इसे कंट्रोल में रखने के लिए हम दोनों को अपना पूरी तरह से ध्यान को इकट्ठा करना पड़ता है। तुम ये बात समझती हो ना? सेस को उसके पन से नेजी को रत्ती वर्ष फर्क नहीं पड़ता और कहता बिल्कुल। और उसके तब अपने हाथ को बढ़ाते हुए एक एनर्जी अटैक बनाने लगता है और हम वहाँ पे जबरदस्त अटैक को देखते हैं। बाकी इन्यूमन उसे ही देखने लगता है। इस अटैक से सेस को का काम तमाम हो जाता है और नेजी अपने हाथ को उठाकर वेपन बनाने लगता है। हैरान कहता क्या, क्योंकि ब्लैक मिलर जाके यूरेंडल से लिपट जाता है। नेजी उसको पकड़ते वहीं पे पटक देता है। कहता क्या अभी जो सामने था वो सिर्फ एक क्लोन था, तुम पूरी तरह 26 सेक्टर अपनी क्लोन भी बना सकती हो। तुम्हारी एबिलिटी सच में कमाल की है कमीने। आपने उस पट्टी को और भी टाइट करने लगता है जिससे वो दर्द के मारे चीखने लगता है। उसे भी जान से मार देता है। कहता अब सिर्फ वो पक्षी और घोड़े के सिर वाला बचा है, तुम दोनों में से कोई एक मुझे चार्ली तोफो तक ले जाएगा। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें चार्ली तोफो कहता है पावर के लेवल में बहुत बड़ा अंतर हो तो तुम्हारे हिसाब से वो अंतर सबसे साफ कहाँ दिखाई देता है? वह उसकी एबिलिटी में कमजोर भी हवा के हल्के झोंके से भी गायब हो जाते हैं, जबकि स्टॉर्म का कोई पंजा भी घायल नहीं कर सकता। अब तक बहुत ही कम लोग ऐसा हुआ है जो मुझ पे इस तरह हमला कर सके, उनमें से तुम भी शामिल हो। मेरा मानना है कि तुम्हारे अंदर യമीर से भी ज्यादा पावरफुल पहलू मौजूद है। मॉरिस तुम एक बहुत ही जरूरी शख्स हो, तुम्हें मॉर्फेस के इतिहास के साथ कदम के कदम मिलाकर चलना होगा। वैसे भी तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। जन का सीन देखकर कहता प्यासा, क्योंकि आप सिर्फ यही दोनों बच्चा होता है। प्यासा का ध्यान उस पे जाता है। मॉरिस कहता है मॉर्फी के पास लौटकर चार्ली तोफो को बताओ। प्यासा कहता है मेरे लॉर्ड मॉरिस। मॉरिस कहता है टाटारेस माचिया गिर गया है। टाटारेस माचिया मॉर्फेस की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी किया बिना ही मर गया। जाओ प्यासा। नेजी कहता है क्या ये आत्मसमर्पण है? ऐसा लगता है कि तुम्हें लीडर बनने की कोई भी काबिलियत नहीं है, तुम इनह्यूमन